हेलो एवरीवन, माय नेम इज संतोष त्रिपाठी और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही यूजफुल इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो पूरी वीडियो कंप्लीटली देखिएगा। ऑल्दो ये लाइन आपको बड़ी ही क्लीशेड लाइन लगे, द बेस्ट टीचर आई नेवर हैड, बट ऑफ कोर्स अगर हम किसी टीचर के बारे में बात करेंगे तो सबसे उसके उसका उस टीचर का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा जिसको हम हमेशा याद रखते हैं, दैट इज नॉट हिज पर्सनालिटी और हर पर्सनालिटी या कोई और बात, बल्कि हम याद रखते हैं उनकी टीचिंग्स के लिए, है ना। तो ऑफ कोर्स मैं जिस टीचर की बात कर रहा हूँ वो ऐसे टीचर नहीं है जिन्होंने मुझे कभी कहीं पढ़ाया है क्लासरूम में, या आप कभी पढ़े हो या आपका कोई जान पहचान वाला पढ़ा हो। द टीचर आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली डाइड 2400 ईयर्स अगो। तो बहुत पुराने टीचर हैं, द टीचर ऑफ एंटिक्विटी, और बहुत ही फेमस फिलोसोफर सोक्रेटिस। इतने बड़े फिलोसोफर हैं कि इनकी जो टीचिंग्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक बनी। ऑल द एडिफिस ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी इज बिल्ड अपॉन द शोल्डर्स ऑफ सोक्रेटिस एंड हिज स्टूडेंट प्लेटो। तो हम लोग जो है फिलोसफी में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे फिलोसफी वगैरह की बातों में हम, बल्कि कुछ यूजफुल चीज़ें देखते हैं कि सोक्रेटिस किन चीज़ों को यूजफुल समझते थे एज अ टीचर और क्या सिखाना चाहते थे। तो एक उनकी टीचिंग और एक जो उनका सबसे पावरफुल टूल था, एंड ऑफ कोर्स उसकी उसमें उनका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन भी था। तो वो उस चीज के बारे में बात करें, सबसे पावरफुल इनकी टीचिंग जो है वो किस बारे में है, तो मैं इन्हीं के शब्दों में बताता हूं। आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। तो छोटी सी बात है, उन्होंने ह्यूमिलिटी के साथ बोली कि मैं कुछ नहीं सिखा सकता हूं, आई कैन ओनली टीच देम हाउ टू थिंक, बट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। बिकॉज किसी टीचर से आप किसी पर्टिकुलर चीज को सीख लेते हैं, आप कोई इक्वेशन लगाना सीख लेते हैं, आप कोई चीज बनाना सीख लेते हैं, तो वो तो आपने सिर्फ एक चीज सीखी। इफ somebody taught you how to think, then you can probably do all kind of things on your own, है ना। आपको तो किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो यही तो एक है जो सबसे पावरफुल चीज है जो किसी टीचर से किसी स्टूडेंट को चाहिए होती है ना, कि हमें सोचना कैसे है वो बता दिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मैं सोचना बता सकता हूं आपको। तो सोचना कैसे बताते हैं ये, यहाँ पे बात है कि सोचना कैसे बताते हैं ये, कि कैसे आप अपने लिए सोचते हो, क्या टूल होगा, क्या मेथड होगा इनका। बड़ा ही पॉपुलर मेथड है इनका, सोक्रेटिस का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड सोक्रेटिक मेथड, एंड जो मेथड है दैट रिक्वायर्स यू टू क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। क्या लिखते हैं ये, आई नो यू वोंट बिलीव मी बट द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस इज टू क्वेश्चन वन सेल्फ एंड अदर्स। ये इन्होंने सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी चीज बोल दी एक इंसान के लिए, कि आप क्वेश्चन कर सकते हो सोसाइटी को, है ना, अथॉरिटीज को, खुद को। अगर आप, जैसे हम जिस डेमोक्रेसी में रहते हैं या पूरी दुनिया ऑलमोस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऑलमोस्ट रह ही रही है, तो वहां की डेमोक्रेसी फंक्शनल तभी हो पाएंगी जब हम एज अ सिटीजन क्वेश्चन करेंगे गवर्नमेंट्स को, अथॉरिटीज को, जिनको हमने पावर दी है। और वो क्वेश्चन उनको अकाउंटेबल बनाए रखेगी। अगर वो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो अकाउंटेबल नहीं होंगे, फिर वो अपने मनमानी करेंगे और फिर सिस्टम जो है धीरे 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 करप्ट हो जाएगा, है ना। ये तो बात आ गई सोसाइटी की। और इसमें हमें क्वेश्चन करना होता है दूसरे लोगों को, जो कि काफी आसान भी होता है कई बार, ऑल्दो नहीं आसान होता है, क्योंकि द काइंड ऑफ क्वेश्चन वी शुड बी आस्किंग इज ऑल्सो पर्टिनेंट। हम क्वेश्चन तो करते हैं बट अच्छे क्वेश्चन नहीं करते हैं। आएंगे इस बारे में कि व्हाट आर अच्छे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएं और अच्छे क्वेश्चन क्या होते हैं। बट सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्वेश्चन दूसरों से नहीं पूछना, क्वेश्चन खुद से पूछना, है ना। इसमें लिखा हुआ ना, क्वेश्चन क्वेश्चंस वन सेल्फ, खुद को क्वेश्चन पूछना है। तो अगर आप कुछ चीज सीख रहे हैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, आप देखना चाहें कि अगर आपने किसी कोर्स में इनरोलमेंट किया है, आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, उस केस में भी ये जो सोक्रेटिस का क्वेश्चनिंग का मॉडल है ना, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, ये सब केस में काम करता है। बट अगर हम बात कर लें कि आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज की, तो वहां पे ये काम क्वेश्चन करने का कहीं ना कहीं टीचर का होता है अगर आप क्लास में हो तो। बट टीचर के पास एक लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में बहुत सारे लोग हैं उसके पास पढ़ाने को, और उस लिमिटेड टाइम में उसे सिलेबस वगैरह भी करना है। तो इट इज
नॉट ऑलवेज फीजिबल कि वो आपसे क्वेश्चन कर करके आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट कर पाए, है ना। और लॉन्गर टर्म में अगर देखो तो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे जाके खुद के लिए सोचना करना स्टार्ट करना ही पड़ता है। तो व्हाई नॉट स्टार्ट डूइंग दैट अभी से, है ना। आप वेट क्यों करो बहुत बाद में कि आपको जब आपके कंधे पे सब चीज आ जाएगी तभी सीखोगे। तो अगर कोई चीज सीखने का, सोक्रेटिस कहते हैं कि जो बेस्ट मेथड हो सकता है कहीं ना कहीं सिखाने का, सीखने की जो चीज ही है वो क्वेश्चन करना है, तो अच्छा क्वेश्चन करना आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन कैसे करेंगे और खुद से कैसे करेंगे। तो अब हम यहां पे उस वाले टॉपिक को छोड़ रहे हैं जहां पे एक टीचर किसी से क्वेश्चन कर रहा है। वी आर गोइंग इनटू द मोड जहां पे हम सिर्फ खुद से क्वेश्चन करने वाली बात कर रहे हैं। और खुद से जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हम क्या क्वेश्चन करेंगे और कैसे करेंगे, कौन से क्वेश्चन अच्छे होंगे और किन क्वेश्चंस को पूछने से हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारी प्रॉब्लम्स घटेंगी, या जिस भी रेलेवेंट चीज के लिए हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। और मैं आपको दो एग्जांपल पैरेलल में लेके चलूंगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कैसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और खुद से, जिससे हमें सब्जेक्ट मैटर, हमारा नॉलेज बढ़े। एक साइड पे तो हम बिल्कुल कॉन्क्रीट किसी चीज में, मान लो फिजिक्स की बात कर लेते हैं, फिजिक्स का एग्जांपल कर लेते हैं। और दूसरा एक मोर जनरल सेंस में कोई बात कर लेते हैं, सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी की बोल सकते हो, या रियल लाइफ की कोई भी एक जनरल बात कर लेते हैं। तो दो एग्जांपल्स को पैरेलल लेके चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर क्लैरिफिकेशन। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि अगर आप न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हो, न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ आपने पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ा, तो पढ़ा कि F बराबर एम ए होता है, F इक्वल टू एम ए, है ना। अब इसमें क्लैरिफिकेशन का क्या क्वेश्चन है? क्लैरिफिकेशन का है कि ये F कौन सा फोर्स है? इज इट जस्ट अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और इज इट द नेट फोर्स, है ना। ये क्लैरिफिकेशन हो गया। आप उस इक्वेशन में और क्लैरिटी चाहते हो। या दूसरी साइड पे एक दूसरा एग्जांपल लूं मैं अगर, तो एक जनरल सेंस में अगर मैं एक असर्शन दे रहा हूं, है ना, एक असर्शन जो मेरे दिमाग में कहीं से आया है, क्योंकि क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं से चालू होगा किसी न किसी असर्शन से ही। ठीक है, तो एक असर्शन आया है कि टू बी हैप्पी यू नीड टू बी रिच, राइट। और ये चीज तो बड़ा नेचुरल है ना कि दुनिया में हर जगह हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं ऐसे बेचा जा रहा है जिसमें लग रहा है कि हैप्पीनेस की हर एक चीज रुपए पैसे से ही खरीदी जाएगी। तो ऑफ कोर्स यू नीड टू बी रिच टू बी हैप्पी, ऐसा लग सकता है आपको दुनिया में। तो ये असर्शन आपके दिमाग में आया और अब आप उसके साथ सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग करना चाहते हो, तो क्लैरिफिकेशन चाहते हो कि इस असर्शन में कुछ और क्लैरिटी मुझे मिल जाए। तो आप मीनिंग के बारे में चाह सकते हो कि व्हाट इज एक्चुअली हैप्पीनेस, है ना। या हैप्पी होने के लिए रिच होना जरूरी है ना, तो क्या उनके मतलब सेम है क्या? इस तरह की कुछ कुछ भी क्लैरिफिकेशन आप उसमें चाह सकते हो। ठीक है, तो दूसरे तरह का अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, दूसरे तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चंस दैट प्रोब अजम्पशंस। जो भी अजम्पशंस हैं उनको प्रोब करता है। तो F इक्वल टू एम ए, जब आपने इक्वेशन लिखी, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन देखी, और उसमें आपने जान लिया कि ये जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन, अगर आप उसमें और डीप डाइव करोगे तो सोचो कि अगर मान लो किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स कंटिन्यूअसली वेरी कर रहे हो, तो इज दिस इक्वेशन वैलिड? तो आपने पढ़ा यस, इट इज वैलिड फॉर दैट कंडीशन ऑल्सो। फिर आप पढ़ते हो कि इसमें, या सोचते हो खुद से, प्रोब करते हो बेसिकली, कि अगर मैं इसमें मास को भी टाइम के साथ चेंज करने लग जाऊं तो क्या काम करेगी? तो फिर आपको थोड़ा सा और रीडिंग कहीं करना पड़ेगा, फिर मिलेगा कि नहीं, मास जो है वो कांस्टेंट होता है, तब F इक्वल टू एम ए जनरल सेंस में आप लिख सकते हो। तो एक अजम्पशन में आपको प्रोब करने में कहीं ना कहीं एक अजम्पशन बन गई कि ये F इक्वल टू एम ए के अंदर में मास जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मास अगर चेंज करता गया तो F इक्वल टू एम ए नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो क्यों नहीं लिख सकते? आप फिर और प्रोब करोगे, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, ऐसा क्या दिक्कत हो जाती है इसको, है ना। तो ये बेसिकली एक एक लेयर बाय लेयर आप चीजों को जाते जा रहे हो, इस तरह से करते जा रहे हो। ठीक है,
दूसरी साइड पे पैरेलल हमारा जो लॉजिक चल रहा था, उसके अंदर भी आप अजम्पशन आपने ले ली ना, अजम्पशन ले ली कि रिच, हैप्पी होने के लिए रिच होना चाहिए। तो आप उस अजम्पशन को थोड़ा प्रोब करना चालू करो। कैसे प्रोब करना चालू करो? कि क्या सारे रिच लोग हैप्पी हैं? तो शायद नहीं। उल्टा भी सोचो, उसका उल्टा भी कैसे सोचो? क्या कोई ऐसा भी है जो रिच भी नहीं है बट साथ में हैप्पी है? क्या ऐसा एग्जांपल आप दुनिया में कहीं सोच सकते हो किसी के बारे में? लेट से बात करते हैं किसी भी सेंट की, है ना? तो क्या कबीर दास अगर गरीबी में रहे तो क्या वो हैप्पी नहीं रहे होंगे? मतलब यू डोंट नो दैट, बट अगेन आप क्वेश्चन करते जा रहे हो इस चीज को, ठीक है? कहीं ना कहीं कि जो जो अजम्पशन है मैं उसको क्वेश्चन कर रहा हूं, प्रोब कर रहा हूं, और भी चीजें इंटरेस्टिंग आपको मिलती जाएंगी, रिलेवेंट, ठीक है? फिर तीसरा हो गया, तीसरे तरह का क्वेश्चन दैट प्रोब रीजंस एंड एविडेंस। अच्छा, जब आपसे बोला गया कि जब आपने पढ़ा कि F इक्वल टू, न्यूटन्स लॉ वाले पे आते हैं, F इक्वल टू ma, ऐसे सिस्टम के लिए हम नहीं लिख सकते जिसमें मास चेंज हो रहा हो, तो आप ऑफ कोर्स चाहोगे कि इसका कोई एविडेंस है क्या, इसका कहीं रियल लाइफ में एग्जाम्पल हो सकता है क्या, कहीं देख सकता हूं मैं, कहीं अंदाजा लगा सकता हूं, कहीं पे पता हो मुझे कि ये नहीं लग रहा, या ऐसे ही मान लूं? तो आप ज्यादा सोचोगे तो सोचोगे रॉकेट का केस एक ले लो, है ना? रॉकेट जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से भी बाहर चला गया, इतना बाहर चला गया जहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड नेग्लिजिबल है, उस टाइम पे भी मे बी रॉकेट प्रोपेल कर रहा हो और एक्सेलरेट हो रहा हो, अगर उसके अंदर थोड़ा भी वो गैसेस बची हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट कर सकता है, वो गैस बाहर निकालेगा पीछे साइड और वो एक्सेलरेट कर जाएगा, यू नो दैट, है ना? ये आपको पता है, आपने पढ़ा, पता चला। तो एक एग्जाम्पल, आपने एक एविडेंस देखा, और उस केस में देखा कि भाई एक ही एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लग सकती थी, ग्रेविटेशनल, वो तो है नहीं, और उसके बावजूद भी ये एक्सेलरेट हो रहा है रॉकेट हमारा। तो और रॉकेट के अंदर से मास निकल रहा है, सो इट इज अ सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, जहां पे मास चेंज हो रहा है और वो एक्सेलरेट हो गया विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। दैट मीन्स F इक्वल टू ma फिट नहीं बैठ रहा, है ना? इसका मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये रीजंस पे भी इसके आ सकते हो आप, ठीक है? तो इस तरह से आप एक एक लेयर बाय लेयर प्रोब करते जाओ। फिर अगले क्वेश्चन हो सकते हैं आपके क्वेश्चन अबाउट व्यू पॉइंट्स एंड पर्सपेक्टिव, है ना? व्यू पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव जनरल सेंस में क्या हो गया कि भाई क्या इस चीज को हम किसी दूसरे एंगल से देख सकते हैं? अगर न्यूटन्स लॉ वाले केस की बात करें तो अगर हम इसी चीज को, जब वो स्पेस में रॉकेट था और एक्सेलरेट कर रहा था, तो क्या हम मोमेंटम कंजर्वेशन के टर्म में सोचें तो वो फिट बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा, है ना? ऑफ कोर्स जो रॉकेट से प्रोपल्शन गैसेस निकल रही हैं वो मान लो नीचे की तरफ प्रोपेल हो रही हैं, वेलोसिटी उनकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए जो बाकी बचा रॉकेट का पार्ट होगा या रॉकेट जो होगा वो दूसरी डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी मिलती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, एंड दैट इज हाउ इट इज बीइंग एक्सेलरेटेड। तो आपको कोई एक दूसरा व्यू पॉइंट मिल गया उसी चीज को समझने का न्यूटन्स लॉ से, कि एक स्पेसिफिक केस में घुसे जहां पे हम देखा हमने कि वो चीज काम नहीं कर रही थी, और फिर हमने देखा कि एक दूसरे एंगल से सोच रहे हैं तो वो काम कर रहा है ना? ये क्या चल रहा है ना? उसी तरह से आप, अगर मैं हैप्पीनेस वाले उस जनरल पॉइंट की बात करूं तो फिर आप उस पे जो है व्यू पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव की बात कैसे कर सकते हो कि अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं जिनके लिए रिच होना डिपेंड करता है, किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए हो सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैसा, और किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि वो कम पैसे में खुश हो, और कोई ऐसा है जिसको आपने रियल लाइफ में देखा है कि वो बहुत ज्यादा पैसे होने के बाद ही खुश हो सकता है। किसी का पर्सपेक्टिव हो सकता है कि एक लिमिटेड अमाउंट तो या एक मिनिमम अमाउंट तो चाहिए हैप्पी लाइफ के लिए, तो अब ये पर्सपेक्टिव का काम हो गया। और कोई ऐसा भी एस्थेटिक हो सकता है, साधु सन्यासी टाइप का, जिसको बिल्कुल ही नहीं चाहिए और उसके बाद भी वो हैप्पी रहने के तरीके जानता है। तो अब ये इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे भी क्वेश्चन आपका आने लग गया कि वेदर यू नीड मनी टू बी हैप्पी और नॉट। क्योंकि कुछ लोग क्लियरली, अब अभी तक की प्रोबिंग में आपको पता लग गया कि कुछ लोग क्लियरली बिना पैसे के हैप्पी रह सकते हैं, बाकी सारे शायद नहीं रह सकते, ठीक है? नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चंस दैट प्रोब इंप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, है ना? तो अब
न्यूटन्स लॉ वाले एग्जांपल पे आए तो जो आपका इम्प्लीकेशन बना, क्या इम्प्लीकेशन बना कि भाई F इक्वल टू ma इक्वेशन तब तो लगा सकते हैं जब फोर्स चेंज कर रहा हो, है ना, क्योंकि किसी एक टाइम पे ही लगाना है, उस टाइम पे फोर्स जो भी होगा बदल के वो लगा दो इक्वेशन में, और मास जो भी है वो लगा दो। बट मास वेरिएबल अगर हो गया तो आप नहीं लगा सकते हो। कॉन्सिक्वेंसेज में समझना है कि आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो कहोगे कि F इक्वल टू एम ए के जैसी इक्वेशन बनाई जा सकती है अगर हम एक एक्स्ट्रा फोर्स और लिख दें, जितनी फोर्सेस और लग रही थी उसके अलावा एक और फोर्स थ्रस्ट फोर्स का लिख दें, तो बेसिकली नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेरिएबल मास सिस्टम के लिए भी लगाया जा सकता है, और इसको हम लोग वर्केबल बना सकते हैं। ये आपका हो गया कॉन्सिक्वेंस, हो गया इस पूरी सिचुएशन का कॉन्सिक्वेंस ऐसा हो गया कि अगर वेरिएबल मास सिस्टम है तो उसके लिए F इक्वल टू एम ए लगाने के लिए अब आपको एक एडिशनल फोर्स भी लगाना पड़ेगा। ये इंप्लीकेशन कॉन्सिक्वेंसेस इन सारी चीजों के अंदर आ गया आपका, ठीक है। और उसी तरह से अगर दूसरी चीज की बात हम करते हैं कि आपको रिच होना है कि नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं इंप्लीकेशन जो है वो इंप्लीकेशन शायद आपको अपनी नजर से ऐसे आ गए, आपने खुद के बारे में सोचा कि भाई मुझे इतनी चीजें लाइफ में तो चाहिए जो पैसे से ही आती है, और इसके बियॉन्ड इतनी जरूरत भी नहीं है, तो मे बी अब आपको एक ऐसे इंप्लीकेशन पे पहुंच गए कि इस लिमिट का या इस लेवल का या इतना पैसा तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और उससे कम हुआ तो मैं हैप्पी शायद नहीं रह पाऊंगा, और उससे बाद में उससे बड़ा नंबर मेरे पास पैसे का हो जाता है तो वो मेरी हैप्पीनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। तो एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी भी नहीं है, बट एक मिनिमम अमाउंट में चाहिए। और ये जो कंक्लूजन है ये सबके लिए अलग हो सकता है, सबकी नीड्स अलग हो सकती हैं, क्योंकि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं ना कहीं आपको धीरे धीरे इन सारी चीजों के बारे में बात करना है। अब कॉन्सिक्वेंसेस में बेसिकली इस क्वेश्चन के अगर कॉन्सिक्वेंसेस में सोचोगे तो आप हो सकता है धीरे धीरे अगर अनमोटिवेटेड हो और पैसे नहीं कमा रहे हो और आपको अब इन सारी क्वेश्चनिंग के बाद लगा कि आपको थोड़े तो चाहिए, तो मे बी आप इन कॉन्सिक्वेंस यू विल डिवाइस ए स्ट्रैटेजी, आप काम करना चालू करोगे, कुछ पैसे कमाने की डायरेक्शन में कुछ करना चालू करोगे इस तरह से, है ना। बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क है और जरूरी नहीं है हर तरह की चीज ये फ्रेमवर्क के जो सारे क्वेश्चन है सारे इसमें बढ़िया से फिट बैठे। एक आइडिया है कि अगर आप किसी चीज को क्वेश्चन करना चालू करो तो एक फ्रेमवर्क मिल गया टाइप ऑफ क्वेश्चंस का, जहां से आप शुरू कर सकते हो, जहां से आप बेसिकली शुरू कर सकते हो कैसे करा जाए क्वेश्चनिंग। और ऑफ कोर्स शुरू में आप बिल्कुल बेसिक लेवल की क्वेश्चनिंग करोगे, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चनिंग करोगे, और धीरे धीरे डीप होते चले जाओगे, आप लेयर्ड होते चले जाओगे और भी ज़्यादा डीपर क्वेश्चन पूछना चालू करोगे। और जितना ज़्यादा क्वेश्चनिंग आपकी डीप होगी उतना ज़्यादा आपकी उस सब्जेक्ट मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग डीप होगी, ठीक है। लास्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज क्वेश्चन अबाउट क्वेश्चन। सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस कि ये जो हम सारा कर रहे थे कहानी, ये इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं, है ना, ये रेलेवेंट भी है कि नहीं। अब मे बी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और एक आपको बहुत कोई बड़ा सा एक्सेप्शन केस मिल गया और उस एक्सेप्शन केस के लिए आपने रिसर्च पेपर पढ़ डाला, है ना, कि क्या होता होगा, ये रिएक्शन होगी कि नहीं सॉल्वेंट में, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। और आपने रिसर्च पेपर पढ़ डाला और ये सारा क्वेश्चन के बाद आपने पूछा कि ये इस क्वेश्चन को कंप्लीटली मैं इतने डीप लेयर तक गया, समझा, बट मेरा टारगेट जो है अभी के टाइम में मे बी है कि एक गिवन टाइम में एक एग्जाम को निकालना, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज जस्ट दैट। और उस डायरेक्शन में जो भी मैं वो क्वेश्चन कर रहा था वो मेरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं इतना टाइम बर्बाद कर गया कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा ही नहीं, है ना। तो मे बी क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था ही नहीं। इसके अलावा और भी तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है ना। मतलब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है इस पे भी आप बात कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के मीनिंग पे भी बात कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का असली में क्या मतलब था। हो सकते हैं इस तरह के वेग क्वेश्चन हो जहां पे आप क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपसे कोई पूछे किसी तरह की चीज और लैंग्वेज ही आपको वेग लग रही हो तो आप फिर से पूछेंगे उस क्वेश्चन के बारे में। तो ये एक फ्रेमवर्क है। ऑफ कोर्स इसमें सारे तरह के क्वेश्चन मैं एक हायरार्की में भी नहीं बता रहा हूँ कि ये जो लास्ट वाला वो सबसे डीपर लेवल का क्वेश्चन होगा, नहीं, मे बी फर्स्ट सेकेंड वाला क्वेश्चन जो होगा
वो थोड़ा और ज़्यादा डीप हो जाएगा, डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे, बट दिस इज द काइंड ऑफ फ्रेमवर्क वी शुड बी यूजिंग टू क्वेश्चन आवर सेल्फ, टू बी बेटर एट थिंग्स, टू बी बेटर एट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, और अपनी रियल लाइफ में भी हमें अच्छा करने के लिए इन सारी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। तो ये था सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग फॉर यू गाइज। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।